चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और आज तारीख हो जाता है 19 अप्रैल 2025। हम लोग 17, 18 और 19 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उस सभी पर बातचीत करेंगे। 2-3 दिन से आप लोगों को करंट अफेयर्स नहीं हो पड़ा था, तो उस सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आज लेते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन पर क्या है, उससे बातचीत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है कि पहला क्वेश्चन दिवस से रहता है। तो हाल ही में मनाया गया है कौन सा दिवस? हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। तो हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष जो है कितने तारीख को मनाया जाता है? यह जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है दुनिया भर में 17 अप्रैल को मनाया जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो है हीमोफीलिया की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो क्यों मनाते हैं हम लोग हीमोफीलिया दिवस? तो लोगों को क्या करना है, इसके प्रति जागरूक करना है। हीमोफीलिया क्या होती है, आइए इस पर बातचीत कर लेते हैं कि हीमोफीलिया है क्या। यह एक क्या होती है, डिजीज है। तो हीमोफीलिया क्यों इतना महत्वपूर्ण है, लोगों को इसको जागरूक क्यों करना चाहिए, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हीमोफीलिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर, गंभीर और जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, यहाँ खास करके ध्यान देना है इस पे कि कौन सी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। यह जो है एक आनुवंशिक बीमारी है। तो कौन सा आपको हीमोफीलिया है, जिसकी ब्रिटिश रॉयल डिजीज, इसको जो है एक नाम से और जाना जाता है, रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को। इस समस्या में जो है शरीर में खून जमने के लिए क्या हो जाता है, जरूरी जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसकी कमी रहती है, जिसके वजह से क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर नहीं, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। जो प्रोटीन होना चाहिए, फाइब्रिनोजेन होना चाहिए, उसकी कमी होती है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड नहीं जम पाता है। और इसकी कमी हो जाती है जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाता है। और देखते हैं कि कोई भी चोट, यदि खास करके छोटी भी चोट होती है तो उस जगह से शरीर से क्या हो जाएगा, खून निकलने लगेगा। यदि ज़्यादा शरीर से खून निकल जाती है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। इसी वजह से लोगों को क्या करना है, इसके प्रति जागरूक करना है। और इसी वजह से 17 अप्रैल को जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को सुधार करना है। यहाँ पर विश्व हीमोफीलिया दिवस फिर से लिखा हुआ है, इसको कर देना हीमोफीलिया को नहीं, इसको कर देना आपको विरासत कर देना। क्या करना है, विरासत दिवस। आपको पीडीएफ में सुधार करके मिल जाएगा, है ना। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है उसी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विश्व विरासत दिवस, और विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखना है को हीमोफीलिया दिवस कब, 17 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस, इसको जो है धरोहर भी कह सकते हैं आप, विश्व विरासत कह सकते हैं, या आपको धरोहर मिला हुआ, कहीं कहीं पर धरोहर भी रहेगा। कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भर में ऐतिहासिक इमारतों, सांस्कृतिक, साथ ही प्राकृतिक धरोहर जो कह सकते हैं, आप लोग समझते होंगे प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत, जैसे हम लोग जाते हैं ताजमहल जाते हैं, लाल किला जाते हैं, या आप कहीं कुतुब मीनार गए, उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा गए, आप देख लेते हैं कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं, तो ये क्या है हम लोगों का, ये है हम लोगों का धरोहर है। और इसी के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत जो है 1982 से होती है। तो ध्यान रखना है कि विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस यदि पूछे कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1982 से इसकी शुरुआत होती है। और इसका आप लोगों को थीम याद रखना है, इसका थीम इंपॉर्टेंट है। तो इस साल 2025 का थीम क्या है विरासत दिवस का, विश्व धरोहर दिवस कह सकते हैं या विरासत दिवस कह सकते हैं। इसका थीम जो है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत है। क्या है, ध्यान रखना है कि आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, थीम को। तो ये जो है आप एक लिया गया है, तो हम लोग को क्या करना है इसके प्रति, धरोहर मतलब ये सब जो है, ताजमहल देखते होंगे या लाल किला, आप कहीं पे भी जाते हैं, जो कि हम लोग के जो राजा या राजवंश के द्वारा कोई भी धरोहर इमारत बनवाया गया, उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है और इसके प्रति लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक ना। व्यक्ति कहीं कहीं देखते होंगे कि जाते हैं तो क्या किया जाता है, इस पे जो है कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है। कहीं पर जाते होंगे गोल घर पर आप देखते होंगे जाता है व्यक्ति तो कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उससे क्या हो जाता है, उसकी हानि होती है, क्षति होती है, तो उसको बचा के रखना है, यही सब लोगों को बताते रहना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किसे नियुक्त किया गया है, भूषण
रामकृष्ण गवई को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? भूषण रामकृष्ण गवई नाम है। और ये जो है हम लोग के भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को जो है भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। ये कब नियुक्त होंगे? तो अगले मंथ से नियुक्त होंगे। 13 मई को जो है 13 मई 2025 को क्या हो रहा है? संजीव खन्ना क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। और जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगले या 14 तारीख या 13 तारीख को ही इनकी नियुक्ति हो जाएगी। किनकी नियुक्ति? भूषण रामकृष्ण गवई की। तो हम लोगों के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भूषण रामकृष्ण गवई होंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है भूषण रामकृष्ण गवई, और यही हम लोगों के भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। चलते हैं आगे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कह सकते हैं। एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। आप लोग मीराबाई चानू को जानते ही होंगे, किस खेल से संबंधित है? आपको बताते हैं किस खेल से संबंधित है। और इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखिए कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में ये जो है रजत पदक जीतती है। तो मीराबाई चानू को जो है भारतीय भारोत्तोलन, ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग कह सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग के लिए एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। 30 वर्षीय मीराबाई चानू ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय भारोत्तोलक है। वह टोक्यो 2020 में जो है 210 किलोग्राम वजन उठाकर, ध्यान रखिएगा कितना वजन है, तो 210 किलोग्राम वजन उठाकर जो है पोडियम पर दूसरे स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान पर रही थी, इसका मतलब है कि कौन सा पदक? रजत पदक जीती, ठीक है। इनके बारे में और बता देते हैं कि 2018-2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में देखते हैं तो ये स्वर्ण पदक जीतती है, और 2017 के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतती है, और 2022 में रजत पदक जीता था। तो ये तो आप लोगों को पता ही है ना। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है मीराबाई चानू, और इनको आप खेल देखते होंगे कि वेट लिफ्टिंग में जो है इनका फेमस नाम है, प्रसिद्धि है इनको। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्च 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? यह प्रश्न जो है हाल ही में आया है, और आपको पता है कि हर मंथ जो है किसी न किसी खिलाड़ी को इससे नवाजा जाता है। तो मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो श्रेयस अय्यर को दिया गया। ये पुरुष वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे लिखा हुआ है आईसीसी मेंस। चलिए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आप लोग पहचानते ही होंगे, जानते होंगे श्रेयस अय्यर को, है ना। तो मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ध्यान रखेंगे किस मंथ के लिए ये भी चुन रखा जाता है, ध्यान, ठीक है। फरवरी के लिए यदि बात करते हैं तो फरवरी के लिए आपको लिखे होंगे शुभमन गिल को मिला था। तो हर मंथ अलग अलग खिलाड़ी को हो सकता है, यदि यही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर से इनको भी मिल सकता है। तो फरवरी में जो है शुभमन गिल को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा आज मेरा तबीयत खराब है तो आप लोग आवाज़ थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, कोई बात नहीं है। श्रेयस अय्यर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई, और मार्च में देखते हैं कितना रन ये बनाते हैं, तो 243 रन बनाते हैं। इस अवार्ड के साथ भारत के लगातार ये दूसरा महीना है कि जो कि ये सम्मान प्राप्त किया गया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि फरवरी में क्या था, फरवरी में किनको मिला था? 2025 में शुभमन गिल को ये पुरस्कार से नवाजा गया था, और मार्च में किसको दिया गया है? तो मार्च में श्रेयस अय्यर को दिया गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप जानते ही होंगे, ये है श्रेयस अय्यर है, भारतीय बल्लेबाज हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है, प्रश्न सेम है, लेकिन जहां पर आप आईसीसी मेंस देख रहे थे उस प्रश्न को क्या कर देना है, इस बार आईसीसी महिला कर देना है। सेम क्वेश्चन है कि मार्च 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? ये जॉर्जिया वोल को नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? जॉर्जिया वोल को नामित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली जॉर्जिया वोल को जो है मार्च 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ध्यान रखना है कि महिला में किसे दिया गया है और पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है। तो महिला में याद रहेगा जॉर्जिया वोल को दिया गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जॉर्जिया वोल की तस्वीर है, और ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। हाल ही में जो है इनका पदार्पण हुआ था मैच में, ठीक है, तो इसीलिए इनको, और अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा जिनकी वजह से इनको आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत उज्बेकिस्तान
किसके बारे में बात कर रहा है, किस देश के साथ? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास है? डस्टलिक 6 है। और आप लोगों को यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है, बार बार इसको बोलते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको वीवीआई लगाना है और आपको लिखना है कॉपी पर। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपसे प्रश्न परीक्षा में सोल्व होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको जो है पीडीएफ से नहीं होगा, जब तक आप कॉपी में नहीं लिखते हैं तब तक आपसे प्रश्न नहीं बनने वाला है किसमें, परीक्षा में। तो इसलिए ध्यान रखना है। अभी तो आपको आसान लगता है कि डस्टलिक किसके साथ होने वाला है, तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है ना। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का छठा संस्करण जो है 16 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के पुणे के औंध में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है कहां पर, पुणे के औंध में। वैसे औंध आपको पूछेगा नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को पूछेगा किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। इतना आप याद रखते हैं तो काफी है कि 2025 का डस्टलिक 6 जो है ये कहां पर इसका संस्करण आयोजन किया गया था, तो इसका संस्करण का आयोजन भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में आयोजन किया गया था। इतना आपके लिए काफी है ना। तो ये देख रहे हैं, यही रेजिमेंट का ये तस्वीर लिया गया है। तो याद रखना है कौन सा है, डस्टलिक है। और डस्टलिक किसके साथ होता है, इस बार डस्टलिक का छठा संस्करण किया गया भारत के पुणे शहर में। और यह जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ध्यान रखना है भारत और उज्बेकिस्तान। आप लोग किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कौन से स्थान पर और किस देश के साथ, तो किस देश के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी। ठीक है, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसमें जो है हाल ही में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। जब कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वह जो है करंट अफेयर्स में आपको हाल फिलहाल में ये पेपर में आपको देखने को मिलता होगा। और जब पेपर में ये आता है, खबर बनता है, तो आप लोगों को हो सकता है कि ज्योग्राफी के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेवोटोबी किस देश का ज्वालामुखी है या किस प्रकार का ज्वालामुखी है। जब हाल में फटा है तो स्वाभाविक बात है कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है और ये किस देश में है, तो यह आपको पूछा जा सकता है। किस देश में है लेवोटोबी, आपको है ये इंडोनेशिया में। कुछ दिन पहले आपको इससे एक और प्रश्न दिए थे कि फिलीपींस में क्या होता है, एक और ज्वालामुखी हाल ही फिलहाल में क्या होता है, विस्फोट होता है। और फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी था, तो कर्नलाउन था। कौन सा ज्वालामुखी था, कर्नलाउन। तो कर्नलाउन आपको ध्यान रखना कि कर्नलाउन किस देश में, फिलीपींस में, जबकि लेवोटोबी किस देश में, तो इंडोनेशिया में। याद रहेगा आप लोगों को, तो ये याद रखना आप लोगों को। और इंडोनेशिया का नाम आता है तो इंडोनेशिया के बारे में आप हल्का सा बता दीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, ये है प्रोबी सुबियांतो। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, रुपया मुद्रा चलती है। चलिए अगर देख लेते हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है लेवोटोबी का। और ये कहां पर है, तो ये इंडोनेशिया में है स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया का जो आप मैप देख रहे हैं, इसको आपको पता है कि कौन सा बोला जाता है, द्वीपों का सर्वाधिक द्वीप किसके पास है, इंडोनेशिया के पास ये। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही है लेवोटोबी, जो कि हाल ही में विस्फोट हुआ है। कहां पर, तो ये इंडोनेशिया में। याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बनारस शहनाई का उद्गम स्थल, ठीक है, किसका नाम है, बनारस शहनाई का उद्गम स्थल के रूप में जो है किस शहर को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो जीआई टैग आपको बता चुके हैं कि जीआई टैग में जो है किसी भी स्थल को भी सूचित किया जा सकता है, किसी भी फल को, किसी भी उसकी मिठाई को, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी एक विशेष स्थान के लिए। और जीआई टैग के बारे में आपको विशेष जानकारी पता है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो ये आप आते हैं इसी प्रश्न पर रहते हैं। तो बनारस शहनाई, तो आपको पता है ये बनारस शहनाई नाम से पता चल रहा है, वाराणसी है ना। बनारस शहनाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये बनारस में। बनारस की शहनाई जो है एक पारंपरिक वायु याद, देखिएगा वायु वाद्य यंत्र है। आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा वायु वाद्य यंत्र है। तो वायु याद मतलब कि वाद्य यंत्र मतलब क्या, इसमें जो है हवा देख के इसको बजाया जाता है। आप लोग देखे ही होंगे क्या चीज, शहनाई को देखे होंगे कि शहनाई किस प्रकार होती है। वैसे हम आपको चित्र दिखा देंगे बाद में। चलिए इसका महत्व देखते हैं। तो जीआई टैग के लिए इसको डिनोट किया गया है किस क्षेत्र के लिए, बनारस में। शहनाई याद रहेगा। चलिए देख लेते हैं इसका चित्र क्या होता है। ये इस प्रकार का आप देखे होंगे। इसको जो है कैसे बजाया जाता है, इसमें हवा दे के बजाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है यही शहनाई है। शहनाई के लिए कौन प्रसिद्ध है पता है, आप फेमस नाम सुने होंगे कौन सा, बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है,
तो ये सब नाम प्रसिद्ध है और इस तरह से पूछा भी जाता है कि शहनाई कि मान के चलिए कि कौन बजाते हैं, कौन और क्या कहते हैं, ये किस प्रकार से बजाया जाता है। और इन्हीं को जो है इसी ये वाद्य यंत्र को कह सकते हैं कि बनारस का ये क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है इस क्षेत्र को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अमेरिका की ट्रंप सरकार, आपको पता है कि अमेरिका में कौन सी सरकार है? ट्रंप सरकार है। किस विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का जो फंड दिया जाता था उसको क्या कर देता है? रोक दिया गया है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय आपको पता है कहां पर है? अमेरिका में है। और अमेरिका की जो सरकार है वर्तमान में, जो 47वें राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और ये जो है कुछ कारणों से जो है यूनिवर्सिटी पर जो है जो इसको फंड दिया जाता था उनको क्या कर दिया जाता है? ब्रेक, मतलब रोक दिया गया है ना। तो जिसकी वजह से जो है इस जगह से थोड़ा सा आंदोलन देखने को मिलता है। आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय किस देश में है? तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहां पर है? अमेरिका में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला, क्या नाम है? ओलांटा हुमाला, धन शोधन मामले में जो है 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है इनको। तो ये किस देश के राष्ट्रपति रहते थे? तो ये पेरू के थे। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति, पेरू के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ओलांटा हुमाला। मनी लॉन्ड्रिंग किस वजह से इनको जो सुनवाई किया गया है, किस वजह से? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है 15 साल की इनको सजा दिया गया है। राजधानी लीमा के एक अदालत ने जो है उन्हें 2006 और 2011 के बीच में, ठीक है, अपने चुनाव अभियानों में जो है वित्त पोषित करने के लिए वेनेजुएला की सरकार और एक ब्राजील की कह सकते हैं, ब्राजील निर्माण की कंपनी, एक ब्राजील की कंपनी थी जिसको कि अवैध धन स्वीकार करने का इसको दोषी पाया गया। और इसी वजह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पेरू के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ओलांटा हुमाला, इनको क्या कर दिया जाता है? 15 साल की सजा सुना दिया जाता है। ये जो देखना है यही है पेरू के पूर्व राष्ट्रपति। क्या नाम है इनके पूर्व राष्ट्रपति का? ओलांटा हुमाला। क्या नाम है? ओलांटा हुमाला, है ना। तो ये जो आपको पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला, इनको 15 वर्ष की सजा दे दिया गया है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। तो चलिए इतना ही प्रश्न था हम लोगों का। और हम लोग देख लेते हैं आपको पिछला वीडियो में क्या प्रश्न पूछा गया था। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रश्न पूछा गया था आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति कह सकते हैं, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया था। तो ये प्रश्न आपको पूरे विस्तार से बताए थे। किसको चुना गया था अध्यक्ष के रूप में? तो सौरव गांगुली को। किनको चुना गया था? तो सौरव गांगुली को चुना गया था। और इसमें समिति में एक और व्यक्ति रहते हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी सदस्य के तौर पर रहते हैं, लेकिन अध्यक्ष किनको चुना जाता है? सौरभ गांगुली को। इस तरह से देख लीजिए इनको, किसको? सौरभ गांगुली को। और सदस्य के तौर पर देखते हैं, सदस्य के तौर पर जो है इसमें वीवीएस लक्ष्मण भी सम्मिलित रहते हैं। इसलिए कोई कोई व्यक्ति जो है वीवीएस लक्ष्मण भी आंसर दिया है, तो ध्यान रखना है कि सौरभ गांगुली इनके अध्यक्ष रहते हैं, है ना। चलते हैं हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति के रूप में कह सकते हैं कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन पुनः निर्वाचित हुए हैं? यह प्रश्न भी आप लोगों को पूरे विस्तार से बताया गया है। इसका क्या जवाब बनता है तो आप लोगों को देना है जवाब कहां पर? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। नमस्कार।